नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम में से कई लोगों ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी। हाँ, और ये कहानी ऊपर से देखने में भले ही एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की लगे, पर इसकी परतें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं परतों को कुरेदेंगे जिन पर शायद पहले उतना ध्यान नहीं गया। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रेमचंद इंसानी रिश्तों, स्वार्थ और फिर अचानक जागने वाली दया के बारे में क्या कह रहे थे। सही बात है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों के मन में झांकते हैं और देखते हैं कि उनकी दुनिया आज भी कितनी सच्ची लगती है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है बूढ़ी काकी के परिचय से, और प्रेमचंद शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि बुढ़ापा मतलब अक्सर बचपन का ही दूसरा रूप होता है। एग्जैक्टली कि काकी की देखने सुनने की शक्ति जा चुकी थी, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, बस एक ही चीज थी जो अभी भी पूरी तरह काम कर रही थी। उनकी जुबान, स्वाद चखने की ताकत। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का सबसे अजूरी हिस्सा सामने आता है। ये सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की कहानी नहीं है, ये एक सामाजिक सौदे की कहानी है जो टूट चुका है। सामाजिक सौदा कैसे? देखिए, काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के नाम इस वादे पर कर दी थी कि वो उनका ख्याल रखेगा, है ना? हाँ, ये तो था। लेकिन ये वादा सिर्फ कागजों पर था। कहानी बताती है कि उस जायदाद से सालाना अच्छी खासी कमाई होती थी, मगर उसके बदले में काकी को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। तो ये रिश्ता स्नेह का नहीं, एक तरफा लेन-देन का बन चुका था। सही बात है। और परिवार का रवैया भी बड़ा अजीब है। बुद्धिराम को लेखक सज्जन कहते हैं, पर उसकी सज्जनता तभी तक है जब तक उसकी जेब पर कोई असर ना पड़े। बिल्कुल। और उसकी पत्नी रूपा, वो स्वभाव से तेज है, लेकिन साथ ही ईश्वर से डरने वाली भी है। ये दोनों किरदार अपने आप में एक विरोधाभास है। वो बुरे भी नहीं है और अच्छे भी नहीं। बस आम इंसान है जो अपने स्वार्थ के आगे मजबूर हैं। एग्जैक्टली। प्रेमचंद यहाँ किसी एक को विलन नहीं बना रहे। वो दिखा रहे हैं कि कैसे एक पूरा परिवार, एक पूरा सिस्टम इस बेरुखी में शामिल हो जाता है। बुद्धिराम की सज्जनता वो एक सामाजिक दिखावा है, नैतिकता नहीं। और रूपा का ईश्वर से डरना। वो भी तब तक सोया रहता है जब तक उसे अपनी क्रूरता का आईना नहीं दिख जाता। इस माहौल में बच्चे भी काकी को सताना सीख जाते हैं, क्योंकि वो घर में यही माहौल देखते हैं ना। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। लाली। हाँ, उनकी बेटी लाडली। लाडली और काकी का रिश्ता बड़ा प्यारा है। मतलब लाडली को अपने भाइयों से छिपाकर मिठाई खानी होती है तो वो काकी की कोठरी में चली जाती है। और कहानी में इसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वार्थानुकूलता। हाँ, यानी एक ऐसा लगाव जो दोनों के स्वार्थ या जरूरत पर आधारित हो। लाडली को अपनी मिठाई बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती है, और काकी को उस मिठाई में से थोड़ा हिस्सा और लाडली का ढेर सारा स्नेह। तो ये उस घर का अकेला रिश्ता है जिसमें लेन देन के साथ साथ थोड़ी मासूमियत भी है, अपनापन भी है। बिल्कुल। अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जहां सारा ड्रामा होता है। बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक है। घर में जश्न का माहौल है, शहनाई बज रही है। और रसोई से घी और मसालों की वो खुशबू जो किसी को भी बेचैन कर दे। कढ़ाई में पूड़ियां कचौड़ियां तलने की आवाज आ रही है। जरा सोचिए, उस कोठरी में बंद बूढ़ी काकी के लिए ये खुशबू क्या मायने रखती होगी। ये सिर्फ खाने की महक नहीं है। नहीं, ये उनके लिए एक तरह की यातना है। वो मन में पूड़ियों की तस्वीर बना रही हैं, खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। यहाँ पूड़ियां सिर्फ भोजन नहीं है, वो उस जश्न का, उस अपनेपन का प्रतीक है जिससे काकी को बाहर रखा गया है। मतलब उनकी भूख सिर्फ पेट की नहीं, शामिल होने की भी भूख है। बिल्कुल। और यही बेचैनी, यही इच्छा उनसे इंतजार नहीं करवा पाती। वो किसी बच्चे की तरह अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाती और हाथों के बल सरकती हुई बड़ी मुश्किल से उस कढ़ाई के पास पहुंच जाती हैं। उनका ये कदम एक तरह से उस घर के अलिखित नियमों को तोड़ना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस दौर में और शायद आज भी कई घरों में एक बुजुर्ग का सब्र तोड़कर मेहमानों से पहले खाने की जगह पर बैठ जाना वो एक विद्रोह जैसा माना जाता है, भले ही वो कितना भी मासूम क्यों ना हो। और ये रूपा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो दिन भर के काम से थकी हारी है, मेहमानों का दबाव है, और उस पर काकी का इस तरह वहां आ बैठना वो आग बबूला हो जाती है। हाँ, और वो ये भी भूल जाती है कि आसपास दूसरी औरतें बैठी हैं, वो क्या सोचेंगी। उसका गुस्सा सिर्फ काम के बोझ की वजह से नहीं है, इसमें समाज का वो नजरिया भी झलकता है जो बुजुर्गों को एक जिम्मेदारी, एक बोझ की तरह देखता है। और वो चिल्लाती है, था अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा,
तब तक धैर्य न हो सका। इन शब्दों में गुस्सा कम और बुजुर्गों से की जाने वाली धैर्य की उम्मीद ज्यादा है। बिल्कुल। और वो उन्हें झटक कर वापस उसी अंधेरी कोठरी में फेंकाती है। ये तो अपमान का पहला दौर था। कुछ देर बाद काकी को लगता है कि शायद सबने खा लिया होगा, कोई बुलाने नहीं आया, तो वो फिर हिम्मत करके बाहर आती हैं। लेकिन मेहमान तो अभी खा ही रहे थे और उन्हें वहां देखकर एक हंगामा मच जाता है। इस बार सामने आता है उनका सज्जन भतीजा बुद्धिराम। और यहाँ बुद्धिराम का वो सज्जनता का नकाब पूरी तरह उतर जाता है। हाँ, मेहमानों के सामने अपनी इज्जत पर बात आते ही वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पूरियों से भरा थाल जमीन पर पटक देता है और काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर कोठरी में धम से पटक देता है। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत ही क्रूर उपमा देते हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं, बुद्धिराम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई निर्दयी महाजन अपने कर्जदार को घसीट रहा हो। वो रिश्ता जो माँ बेटे जैसा होना चाहिए था, वो पूरी तरह साहूकार और कर्जदार का बन चुका था। इस घटना के बाद पति पत्नी दोनों तय कर लेते हैं कि काकी को उनकी इस बेशर्मी की सजा मिलनी चाहिए। और सजा ये थी कि उन्हें खाने को नहीं पूछा जाएगा। घर में सब ने खाया, मेहमानों ने खाया, नौकरों तक ने खाया, पर बूढ़ी काकी को किसी ने याद नहीं किया, सिवाय एक के, लाडली, उस घर की सबसे छोटी सदस्य। हाँ। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? एक बच्चे का ये मासूम सवाल उस घर के बड़ों की पूरी सोच पर एक तमाचा है। और वो सिर्फ सोचती नहीं है, वो कुछ करती भी है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां खाई नहीं थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में छिपा ली थी। हाँ, और जब रात के 11 बजे सब सो गए, तो वो छोटी सी बच्ची अंधेरे से डरते डरते वो पिटारी लेकर काकी की कोठरी की तरफ जाती है। ये उस घर में स्वार्थ और बेरुखी के बीच इंसानियत का सबसे हिम्मत वाला काम था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि लाडली का ये काम किसी पश्चाताप या अपराध बोध से नहीं जन्मा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुद्ध करुणा है। उसे बस ये गलत लग रहा था कि काकी भूखी हैं और उसने अपनी क्षमता में जो हो सकता था वो किया। वो काकी को जगाकर पूड़ियां देती हैं। काकी 5 मिनट में वो सब खा जाती हैं। लेकिन उन थोड़ी सी पूड़ियों ने उनकी भूख को शांत करने के बजाय और भड़का दिया था। जैसे एक भूखे को जब थोड़ा सा खाना मिलता है तो उसकी भूख और तेज हो जाती है। और वो लाडली से कहती हैं कि मेरी उंगली पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। और इसके बाद जो दृश्य आता है वो हिंदी साहित्य के सबसे झकझोर देने वाले दृश्यों में से एक है। लाडली उन्हें वहां ले जाती है और बूढ़ी काकी मेहमानों की फेंकी हुई जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खाने लगती हैं। ये पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लेखक कैसे इतने कम शब्दों में किसी इंसान की बेबसी और अपमान की इंतहा दिखा सकता है। बिल्कुल, प्रेमचंद यहाँ हमें समाज के उस सच से सीधे सीधे टकरा रहे हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ पेट की भूख का सवाल नहीं है, ये इंसान के आत्मसम्मान की पूरी तरह से कुचल दिए जाने का दृश्य है। और कहानी का कमाल ये है कि ठीक इसी पल रूपा की नींद खुलती है। वो लाडली को बिस्तर पर ना पाकर उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और ये सब देख लेती है। और उस दृश्य को देखकर रूपा का क्या हाल होता है? कहानीकार लिखते हैं कि रूपा का हृदय सन्न रह गया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। मतलब जब आप किसी का ऐसा दुख देख लेते हैं तो आपका सारा गुस्सा, सारी नफरत खत्म हो जाती है। उसे अपनी क्रूरता एक पहाड़ की तरह अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। तो उसे पहली बार डर लगता है। हाँ, उसे पहली बार डर लगता है कि उसके किए का फल उसके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करती है। और यहीं पर उसका आत्मविश्लेषण शुरू होता है। वो सोचती है, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए सालाना आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। बिल्कुल, ये वो पल है जब उसे अपना स्वार्थ और अन्याय साफ साफ नजर आता है। ये पश्चाताप का चरम बिंदु है। ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं है, ये एक झटके में हुआ रूपांतरण है। उस एक दृश्य ने रूपा को उसकी इंसानियत वापस लौटा दी। हाँ, उसका ईश्वर का डर जो अब तक सिर्फ एक आदत थी, अब एक गहरी अनुभूति में बदल गया था। और फिर वो जो करती है वो कहानी को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। वो आधी रात को भंडार का दरवाजा खोलती है। हाँ, एक थाली में पूड़ियाँ, दही, मिठाई, तरकारी सब कुछ सजाती है और उसे लेकर बूढ़ी काकी के पास जाती है। और वो काकी को सिर्फ खाना नहीं देती। नहीं, वो भरे हुए गले से कहती है, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दें।
ये सिर्फ खाना देना नहीं था, ये माफी मांगना था। और काकी, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो एक भोले बच्चे की तरह सब कुछ भूल जाती हैं। उनके लिए वो थाली, वो खाना ही सब कुछ था। वो खाने लगती हैं और उनके रोम रोम से रूपा के लिए सच्ची दुआएं निकल रही थीं। और कहानी की आखिरी पंक्ति है कि रूपा वहां बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। ये कहानी हमें बहुत कुछ दिखाती है। बुजुर्गों की लाचारी, रिश्तों में स्वार्थ का घुल जाना और समाज की बेरुखी। लेकिन ये कहानी निराशा पर खत्म नहीं होती। नहीं होती। ये दिखाती है कि अपराध बोध और करुणा में कितनी ताकत होती है। एक पल का सच्चा पश्चाताप सालों की कड़वाहट को धो सकता है। ये खूबसूरत अंत है, लेकिन ये एक सवाल भी पीछे छोड़ जाता है ना, कि रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और उसे एक तरह का सुकून भी मिल गया। लेकिन क्या प्रायश्चित का एक क्षण उस लंबे समय तक दिए गए दर्द और अपमान को सच में मिटा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये प्रायश्चित उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए ज्यादा जरूरी है जिसने अन्याय किया, या उसके लिए जिसने अन्याय सहा? प्रेमचंद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो बस हमें उस स्थिति को दिखाकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शायद यही एक महान कहानी की पहचान है।